हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की मेरी इस नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी बुक का चैप्टर नंबर 7 उत्तर आधुनिकवाद। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं उद्देश्य। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या क्या जानकारी समझ सकेंगे, क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे समझ सकेंगे। ठीक है, और इस इकाई को पढ़ने के बाद हम जो निम्नलिखित हम बातों को सक्षम होंगे जानने में, वो यहाँ पे दी गई हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले तो देख लेते हैं कि उत्तर आधुनिकवाद के अर्थ की व्याख्या करना। ठीक है, और इस पर विभिन्न मतों की चर्चा करना। और क्या? उत्तर आधुनिकवाद और उत्तर संरचनात्मक के बीच संबंध को समझना, और उत्तर आधुनिकतावाद और वैश्वीकरण के बीच की कड़ी की विवेचना। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में यहाँ पे दिया गया है क्या कि उत्तर आधुनिकवाद जो है आधुनिकता के प्रभुत्व के विरुद्ध एक तीव्र प्रतिक्रिया है। ठीक है, यानी कि जो उत्तर आधुनिकवाद है ना, वो क्या है? वो आधुनिकता के प्रभुत्व के विरुद्ध एक तीव्र प्रतिक्रिया है। और जो आधुनिकता का अर्थ क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि आधुनिकतावाद का अर्थ क्या है। तो आधुनिकता का अर्थ है यहाँ पे औद्योगिक युग की उपज। ठीक है, जो औद्योगिक युग है हमारा, उसकी उपज किसके आधार पर होगी? वो तर्क और विज्ञान के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? तर्क और विज्ञान के आधार पर। यहाँ पर देख लो, जो चीज़ें यहाँ पर दी गई है उन्हीं को मैं समझा रही हूँ। और जो आधुनिकता के यहाँ पे मुख्य गुण होंगे ना, ठीक है, जो आधुनिकता के हमारे जो मुख्य गुण होंगे वो एक तो होगा कि तर्क और विज्ञान में विश्वास। सबसे पहले पॉइंट ये है, तर्क और विज्ञान में विश्वास। एंड सेकेंड है बड़े आख्यानों और सिद्धांतों का समर्थन। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं जो उत्तर आधुनिकता है। ठीक है, उत्तर आधुनिकता में क्या है कि उसके पॉइंट हम समझ लेते हैं। सबसे मेन जो पॉइंट है वो है आधुनिकता का परावर्तनकारी विकल्प और आधुनिकता की प्रकृति, जिसमें हम देखेंगे केंद्रीकृत और एकात्मक जो प्रकृति है। ठीक है, और देखो समाज संस्कृति और ज्ञान को प्रभावित करके यह दृष्टि विविधताओं की उपेक्षा करती है। और उत्तर आधुनिकता इन प्रभावशाली आख्यानों की आलोचना करती है और विविधता व बहुलता को महत्व देती है। ठीक है, तो चलो अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हमें यहाँ पे पढ़ना है, समझना है, उसे हम देखते हैं। तो हमें यहाँ समझना है प्रमुख उत्तर आधुनिक जो विचारक हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नाम देख लो कौन है, जॉ फ्रांसवा लियोटार्ड। ठीक है, चलो इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कौन थे? ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक और समाजशास्त्री थे। ठीक है, फ्रांसीसी दार्शनिक के साथ साथ समाजशास्त्री भी थे। ठीक है, और इन्होंने उनकी एक कृति है, एक बुक है, ठीक है, बाइबल। कौन सी है? वो है उत्तर आधुनिकता का बाइबल। ठीक है, मानी जाती है। कौन सी? द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे देखो कहाँ पे है, बाइबल अर्थात आधिकारिक पुस्तक माना जाता है। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, यहाँ पे देखो। ठीक है, और इनके बारे में समझते हैं। तो इनके जो कुछ तर्क हैं वहाँ पर देखो, उनके जो तर्क है ना, तो वो क्या मानते हैं? आधुनिकता को वो एक बड़े आख्यान मानते हैं, जैसे कि विज्ञान में, प्रगति, मुक्ति में। ठीक है, और उत्तर आधुनिक युग को वो क्या करते हैं? बड़े आख्यानों का अंत और छोटे आख्यानों का उदय, इसमें वो मानते हैं। ठीक है, और जो इनके मुख्य विचार थे ज्ञान पे, तो वो कहते हैं कि जो वस्तु है विज्ञान और तकनीक से ज्ञान को बाजार से जोड़ दिया। तो इनके जो जोड़ा जा सकता है, जो इनकी जो बातें हैं, और अधिकार आख्यानों पर विश्वास था। ठीक, यानी कि सरल शब्द में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लियोटार्ड है वो कहते हैं कि अब कोई एक सार्वभौमिक सत्य नहीं है, बल्कि अलग अलग समुदायों के अपने छोटे सत्य हैं। तो ये उनका कहना है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। हमारे जो सेकंड है वो कौन है? जॉक देरिडा। ठीक है, जॉक देरिडा। तो इनकी जो प्रमुख अवधारणा है वो किस पे है? विघटन पे। ठीक है, तो इनके भी यहाँ पे बहुत सारे तर्क हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इसमें जो दिया गया है जॉक देरिडा में, वो हम पढ़ते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि हर पाठ के अनेक अर्थ होते हैं, कोई स्थायी या अंतिम अर्थ नहीं होता है। ठीक है, हर पाठ के अनेक अर्थ होते हैं, और भाषा कभी भी पूर्ण सत्य को प्रकट नहीं करती। ठीक है, जो भाषा है वो कभी भी किसी पूर्ण सत्य को प्रकट नहीं करती, बल्कि अर्थ को निरंतर टालती रहती है। और इन्होंने आलोचना भी की है। इन्होंने जो शब्द केंद्रित सोच है, ठीक है, उसकी इन्हें आलोचना कर रखी है। ठीक है,
और जो इनका जो मुख्य अवधारणा है, ठीक है, प्रमुख जो अवधारणा है विघटन की, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे दिया भी है। विघटन शब्द का प्रयोग उनके अनुयायियों और दूसरों द्वारा उस निश्चित संदर्भ से परे किया गया है जिसमें दीर्घा उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और क्या, और तर्क के सभी रूपों के विरुद्ध प्रहार के रूप में इसका निरंतर गलत अर्थ लगाया गया है, ठीक है। और लेखक के इरादे से अधिक पाठक की व्याख्या महत्वपूर्ण है जो इसमें दिया गया है। और उन्होंने अपने भेद की संकल्पना भी दी कि अर्थ हमेशा विलंबित और भिन्न रहता है, ठीक है। वो कहते हैं कि अर्थ जो है वो हमेशा विलंबित रहेगा और भिन्न रहेगा, ठीक है। इनके जो मुख्य विचार थे, कौन कौन इनके जो मुख्य विचार थे वो थे कि द्वैत विरोधों की आलोचना, जैसे कि अच्छा बुरा या फिर पुरुष स्त्री, इन सब जो द्वैत विरोध है, जो बाइनरी अपोजिशन जिसको हम कहते हैं, उनके उनके क्या थे, ये उनकी आलोचना करते थे, ठीक है। और इन विरोधों में हमेशा एक को प्रधान और दूसरे को गौण मान लिया जाता है। और विघटन इन द्वैतों की सत्ता को तोड़ता है और हाशिए पर पड़े अर्थों को उजागर करता है, ठीक है। इतना इसमें दिया गया है, ठीक है। फिर हम समझते हैं जो हमारे थर्ड है वो कौन है, मिशेल फूको, ठीक है। अब मिशेल जो फूको हैं वो कौन है हमारे, वो भी एक फ्रांसीसी दार्शनिक भी हैं और साथ साथ ही इतिहासकार भी हैं, ठीक है। इतिहासकार भी हैं मिशेल फूको। तो इनने बहुत सारे अध्ययन के इनके क्षेत्र हैं, इनने बहुत ज़्यादा अध्ययन कर रखा है, जैसे कि राजनीति विज्ञान में, समाजशास्त्र में, मनोचिकित्सा में, अपराध विज्ञान में, लैंगिकता और सत्ता में, ठीक है। अब इनने 2 पद्धतियाँ दी, ठीक है। अब इनने 2 पद्धतियाँ दी अपनी कृतियों में, इनने 2 पूरक पद्धतियों का प्रयोग किया, ठीक है। कौन कौन सी, फर्स्ट तो है हमारी प्रारंभिक कृतियों में आर्कियोलॉजी ऑफ, यानी कि आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, पुरातत्व में फर्स्ट पद्धति ये होगी, ठीक है। इसमें इनने क्या किया कि ऐतिहासिक क्षणों पर ध्यान दिया, ठीक है, जो ऐतिहासिक क्षणों पर इनने ध्यान दिया उस पर। और सेकेंड इनमें किस पे ध्यान दिया, वंशावली, जो सेकेंड पॉइंट है। बाद की कृतियों में जीनियोलॉजी ऑफ पावर, यानी कि जीनियोलॉजी ऑफ पावर, पुरातत्व विज्ञान एक निश्चित ऐतिहासिक क्षण पर ध्यान देता है, जबकि जो वंशावली का शब्द एक ऐतिहासिक प्रक्रिया से है। तो इनने 2 पद्धतियाँ दी, इन शॉर्ट हम बोले तो इनने 2 पद्धतियाँ दी। एक हो गया हमारा पुरातत्व, एक हमारा सेकंड हमारा वंशावली। जो पुरातत्व में है वो ऐतिहासिक क्षणों के ऊपर ध्यान दिया गया, इसकी इनने पद्धति दी। एंड सेकंड में जो वंशावली है उसमें सत्ता और ज्ञान की ऐतिहासिक प्रक्रियाएं, ठीक है। अब देखो जो फूको के ना प्रमुख विचार थे, ठीक है, जो फूको है तो फूको ने कुछ प्रमुख विचार दिए यहाँ पे। एक तो हो गया ज्ञान और सत्ता का संबंध, यानी कि उसमें कहते हैं कि ज्ञान और सत्ता अलग नहीं बल्कि एक दूसरे को उत्पन्न और नियंत्रित करते रहते हैं, ठीक है। ज्ञान और सत्ता, और सत्ता ज्ञान को वैधता देती है और ज्ञान सत्ता को स्थायित्व देता है, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है। और सेकंड हमारा है संभाषण और वाक्य विन्यास। तो इसमें कहा गया कि समाज में प्रचलित ज्ञान, मूल्य और सत्य संभाषण द्वारा निर्मित होते हैं। हर युग में अलग अलग सत्य का निर्माण सत्ता करती है, ठीक है। और क्या कहा फूको द्वारा, तो फूको ने फिर एक कहा गया सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है। उन्होंने कहा सत्ता का विकेंद्रीकरण वो कैसे, तो उन्होंने कहा कि सत्ता केवल राज्य या संस्थाओं में केंद्रित नहीं होती, यह हर संबंध, हर संस्था और हर व्यवहार में फैली होती है। सत्ता जो है एक जाल की तरह काम करती है, ठीक है। यहाँ पे देखो सारे पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ से हटकर संभाषण वैज्ञानिक व्यवहार की ओर बढ़ा, जिसमें पागलपन को तर्क या विवेक का, ये सब किसके द्वारा कहा गया है यहाँ पे देखो, तो ये सब कुछ किसके द्वारा कहा गया, फूको ने संभाषण में भी परिवर्तन देखा, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या था, ज्ञान और सत्ता का संबंध। सेकंड था संभाषण और वाक्य विन्यास। थर्ड हमारा सत्ता का विकेंद्रीकरण जो फूको द्वारा कहा गया। एंड उनने फिर और भी चीज़ें बहुत सारी यहाँ पे कही कि माइक्रो पावर और बायो पावर के बारे में भी उन्होंने कहा कि जैसे कि आधुनिक समाज में सत्ता अब दमन नहीं करती बल्कि शरीर और जीवन को नियंत्रित करती है, ठीक है। अब जो अनुशासनात्मक संस्थाएं हैं, जैसे कि परिवार है, स्कूल है, जेल, ये सब कुछ जैसे क्या हैं, ये संस्थाएं हैं इनमें। और जो समाज जेल की तरह जहाँ लोग लगातार अनुशासित किए जाते हैं, तो ये सब किसके हैं, फूको के विचार हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं। और लास्ट में जो हम बात करें, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली, माइक्रो पावर, बायो पावर, ठीक है। यहाँ पे जो दिया गया है देखो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, उन्हीं को मैं पढ़ा रही हूँ। फिर फूको ने एक और बात भी कही कि सत्ता के सिद्धांत की बात की, तो उसमें उन्होंने कहा कि सत्ता संबंधों के माध्यम से ही प्रयोग होती है
और जो सत्ता है हमेशा उत्पादक है, केवल नकारात्मक नहीं है। ठीक है, सत्ता का कोई एक स्रोत नहीं है, यह हर जगह है। और सत्ता और ज्ञान जो है आपस में गुंथे हुए हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हमने देखी। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं किसके बारे में, एर्नेस्टो लाक्लू और सांताल मूफ। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इसमें इन दोनों ने जो बातें कही हैं, जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, एर्नेस्टो लाक्लू और सांताल मूफ। तो इनके जो मुख्य विचार हैं, ठीक है, तो सबसे पहले इनमें हम मुख्य विचार पढ़ें तो इनने क्या कहा कि मार्क्सवाद की आलोचना यहाँ पे की गई है। ठीक है, मार्क्सवाद की आलोचना की गई है। इसमें कहा गया है कि पारंपरिक मार्क्सवाद का मानना था कि केवल वर्गीय संघर्ष और राजनीति का आधार। ठीक है, और लाक्लाउ और मुफ ने कहा कि अब राजनीति सिर्फ वर्ग पर आधारित नहीं है, बल्कि विविध पहचानें भी अहम है, जैसे कि जेंडर है, नस्ल है, पर्यावरण क्षेत्र थी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, अब राजनीति सिर्फ वर्ग पर आधारित नहीं है, बहुत सारी विविध पहचानें भी अहम है। ठीक है, ये सब किसने कहा, लाक्लाउ और मुफ ने कहा, और मार्क्सवाद की आलोचना करी इसमें। ठीक है, एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। और सेकंड पॉइंट था यहाँ पे हेजेमनी। ठीक है, कि समाज में कोई भी स्थायी प्रभुत्व नहीं होता। ठीक है, प्रभुत्व हमेशा स्थायी और बदलता रहता है, और अलग अलग समूह अपनी मांगों को जोड़कर राजनीतिक गठजोड़ बनाते हैं। ठीक है, और इसमें फिर बात कही गई है डिस्कोर्स और राजनीति, यानी कि राजनीति का जो असली मैदान है वो भाषा और विमर्श है। ठीक है, यही तय करता है कि किसे सत्य और वैध माना जाए। ठीक है, राजनीति में जो हमारा असली मैदान होता है ना, वो हमारी भाषा होती है, और भाषा और विमर्श। ठीक है, और फिर यहाँ पे बात की गई है बहुलतावाद। बहुलतावाद का अर्थ क्या होता है, आधुनिक समाज में बहुलता और अंतर को स्वीकार करना ज़रूरी है, यहाँ पे कहा गया है। और लोकतंत्र का मतलब ये है कि अलग अलग समूहों की मांग और पहचान को जगह देना। फिर बात की गई है रेडिकल डेमोक्रेसी, यानी कि कट्टर जो लोकतंत्र की यहाँ पे बात की गई है कि इन सबको एक अहम विचार माना गया, और लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, यह एक निरंतर संघर्ष है जिसमें हर तरह की पहचान, विचार और समूह को शामिल किया जाए। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे इनके द्वारा कहा गया है। ठीक है, फिर हम समझते हैं उत्तर आधुनिकवाद और उत्तर संरचनावाद में समानताएं। ठीक है, इनके बारे में समानताएं समझते हैं। और इसमें जो हमने पढ़ा ना, इसमें अगर कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना आपको, जो एर्नेस्टो लाक्लू और सांताल मुफल ने कहा, तो देखो इन अगर हम सरल शब्दों में बात करें ना, ईजिली समझाती हूँ, सरल शब्दों में बात करें तो इनने क्या कहा कि समाज को मैं केवल वर्ग ही संघर्ष का आधार नहीं है। ठीक है, वर्ग ही जो है संघर्ष का आधार नहीं है, हर पहचान जिसकी जाति, लिंग, भाषा, संस्कृति सब राजनीतिक है। ठीक है, जो लोकतंत्र को तभी मजबूत किया जा सकता है जब इन सभी का पहचान और मांगों को मान्यता दी जाए, सभी को। ठीक है, ये बात कही है इनने। और लोकतंत्र है बहुलता प्लस निरंतर संघर्ष, इस पे आधारित है। ठीक है, चलो इतना हम समझ गए। तो यहाँ पे दिया गया है उत्तर आधुनिकवाद और उत्तर संरचनावाद। ठीक है, तो इन दोनों के बीच बहुत अनेक समानताएं बताई गई हैं। ठीक है, तो वो हम समझ लेते हैं। तो उत्तर आधुनिकवाद जो है वो फूको और लियोटार्ड। ठीक है, तो समाज, संस्कृति और इतिहास के बारे में एक सिद्धांत है, जबकि उत्तर जो संरचनात्मक है वो ज्ञान और भाषा का सिद्धांत, समझ रहे हो ना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं काफ़ी। तो इसमें इतनी समानता है। ठीक है, इतना तो इसमें दिया गया है। और सेकंड जो है, जो उत्तर आधुनिकवाद है, विकेंद्रीकृत ज्ञान को प्राथमिकता देता है, जबकि जो उत्तर संरचनावाद है में आधारिकवाद विरोध शामिल है। ठीक है, यानी कि ज्ञान और नैतिकता के तर्कपूर्ण आधार की आधुनिक खोज का खंडन। ठीक है, और ग्रंथों में अर्थ एवं वाग्मिकता या वाक्पटुता के निर्माण पर बल। ठीक है, अब यहाँ पे जो समानता है, इतना तो हम देख रहे हैं कि इतना इसमें इतना है, इसमें ये है। अब यहाँ पे देखो समानता भी आ गई कि दोनों जो है वो सार्वभौमिक समाजशास्त्र की परियोजना को अस्वीकार करते हैं। दोनों, उत्तर आधुनिकवाद भी और उत्तर संरचनावाद भी क्या करते हैं, ये अस्वीकार करते हैं। किसको, सार्वभौमिक समाजशास्त्र की परियोजना को। अतः यह कहा जा सकता है कि उत्तर संरचनावाद उत्तर आधुनिकवाद के क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत में एक आंदोलन है, जिसकी सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं पर विस्तृत व्यक्ति है। ठीक है, चलो फिर हम देखते हैं, हमारा लास्ट यहाँ पे टॉपिक है, लास्ट ही है ना, लास्ट ही टॉपिक, हाँ लास्ट टॉपिक है। तो चलो, क्या हमारा उत्तर आधुनिकवाद में वैश्वीकरण, उत्तर आधुनिकवाद और वैश्वीकरण। ठीक है,
तो चलो समझते हैं इसको, इस टॉपिक को भी, काफ़ी आसान है। तो वैश्वीकरण तो आप जानते हैं, वैश्वीकरण क्या होता है? अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति का विश्व स्तर पर आपस में जोड़ना। क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है, हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इसमें बाजार, तकनीक, संचार और मीडिया की बड़ी भूमिका होती है। किसमें? वैश्वीकरण में। वैश्विक स्तर पर सब लोग आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। वैश्वीकरण ने क्या किया है कि उपभोक्तावाद और जन संस्कृति को तेजी से फैलाया है, ठीक है। अब जो उत्तर आधुनिकवाद है उसमें इसका दृष्टिकोण क्या है वैश्वीकरण का, वो हम समझ लेते हैं। देखो, जो उत्तर आधुनिकता है ना, वैश्वीकरण को केवल आर्थिक प्रक्रिया ही नहीं मानती, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप में भी देखती है, ठीक है। अब कैसे? एक तो हम देख लेते हैं ज्ञान और सूचना का बाजारीकरण, ठीक है। अब जो ज्ञान है वो अब सिर्फ सत्य की खोज नहीं है, बल्कि एक वस्तु है, ठीक है। तकनीक और मीडिया के कारण जो सूचना का वैश्विक प्रसार हो रहा है, ठीक है। मीडिया है हमारे पास, दुनिया भर का इंटरनेट है, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल देखो, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, ठीक है। कितना ज़्यादा सूचना का प्रसार हो रहा है। पहले हमें जो जानकारी होती थी मिलती ही नहीं थी कहाँ पे क्या हो रहा है। अब देखो, कहीं कितने दूर किलोमीटर दूर वहाँ पे कुछ घटना घटित हो रही, हमें सेकेंड में वो पता चल जा रहा है। सेकेंड जो हम पॉइंट हम बात करें कि उपभोक्तावादी संस्कृति, जैसे कि वैश्वीकरण के बाद क्या हुआ कि उपभोक्तावाद जो है ना वो बहुत बढ़ गया है, ठीक है। पहचान अब बाजार की वस्तुओं और ब्रांड से भी जुड़ने लग गई है, ठीक है। और बहुलता और विविधता भी यहाँ पे मेन पॉइंट है यहाँ पे कि अब जो उत्तर आधुनिकता मानती है कि अब दुनिया में कोई एक संस्कृति हावी नहीं है, ठीक है। वैश्वीकरण ने हर नस्ल की, हर पहचान को महत्व दिया है, ठीक है। ये छोटी आख्यानों को भी जगह देता है। मीडिया और संचार में देखो, वैश्वीकरण में मीडिया सबसे शक्तिशाली ताकत है। उत्तर आधुनिकता कहती है कि मीडिया सत्य को गढ़ता है, ठीक है। वास्तविकता अब मीडिया इमेज और सिमुलेशन के रूप में दिखती है। फिर हम देखते हैं पहचान की राजनीति। वैश्वीकरण में लोग केवल आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को लेकर भी राजनीति करने लगे। और उदाहरण जैसे कि महिला आंदोलन है, ठीक है, पर्यावरण आंदोलन है, ठीक है। तो यही है। फिर समालोचना यहाँ पे दी गई है, आलोचना की। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ? असमानता भी बढ़ती है, ठीक है, असमानता भी बढ़ती है। उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण पर आरोप भी है कि यह एक बहुत सापेक्षवादी है और ठोस समाधान नहीं देता है, ठीक है। तो इतना ही है, हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, बाकी के चैप्टर्स भी अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो वीडियो है नेक्स्ट चैप्टर की जल्द ही अपलोड की जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।